हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, उसका मीनिंग और उसका फील्ड क्या क्या था। कल हमने वो पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या रोल है, क्या अर्थ है और किसने दिया। ये मैंने आपको कल बताया था कि शिक्षा में मनोविज्ञान की जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी विचारधारा रूसो लेकर आए थे। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो पहले जो उसका उदय हुआ था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था और बाद में उसको एक स्वतंत्र विषय दे दिया गया था। तो ये जो स्वतंत्र किया गया था ये एक हमारे फिलोसफर हुए पेस्टलॉजी, उन्होंने करा था। ठीक है, पेस्टलॉजी ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दिया। मतलब इन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि जो हमारा मनोविज्ञान है एक स्वतंत्र विषय के रूप में आ जाए, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो था वो पेस्टलॉजी का रहा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ आप जान चुके हैं और अब सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे हम शिक्षा का मीनिंग, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना है और शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, क्या पॉइंट है ये कि शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है। शिक्ष का मतलब होता है सीखना या फिर सिखाना। ठीक है, अब बात करें हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एजुकेशन। ठीक है, जो ये एजुकेशन वर्ड है ये लिया गया है हमारे लैटिन भाषा के एडुकेटम से। ठीक है गाइस, एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है और जो ये एडुकेटम शब्द है ये मिलकर बना है ई प्लस ड्यूको वर्ड से। ठीक है, ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का मीनिंग होता है बाहर निकालना। ये है हमारा एजुकेशन वर्ड का मीनिंग। ठीक है, देखिए, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है और एडुकेटम शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी कि मनुष्य के अंदर जितनी भी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं उनको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है वही हमारी क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है। जो शिक्षा का अर्थ है वो यही है, एक व्यक्ति के अंदर जितना भी ज्ञान का अर्जन होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, वो करती है हमारी शिक्षा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एजुकेशन का मीनिंग, शिक्षा का मीनिंग। मनोविज्ञान का आपको पहले ही पता है कि मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कैसे कैसे फिर वो व्यवहार का विज्ञान बना, ये बात आप कल ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। देखिए, अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो जो हमारी शिक्षा है ये व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान जो है ये क्या करता है, ये करता है हमारे व्यवहार का अध्ययन। ये है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब कि शिक्षा करेगी हमारे व्यवहार को परिमार्जित और उस परिमार्जित व्यवहार का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। या फिर हम इसको बोल सकते हैं शैक्षिक परिस्थितियों में
शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये भी इसका एक मतलब निकाला जा सकता है कि शिक्षा की परिस्थितियों फिर शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन जो है वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ जाती है BF स्किनर की परिभाषा है। देखिए, BF स्किनर ने क्या बोला शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी अध्ययन है। ये बोला हमारे BF स्किनर ने। इन्होंने बोला है शिक्षा जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, शिक्षा जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। इन्होंने बोला कि जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो एक सोशल प्रोसेस है और जो मनोविज्ञान है ये बिहेवियर स्टडी है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बताया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और जो मनोविज्ञान है ये हमारे व्यवहार यानी कि जो सामाजिक प्राणी हैं, जो हमारे समाज में प्रक्रिया चल रही है, उन सभी का अध्ययन है। ठीक है, एक हमारी डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यवहार व अनुभवों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये बोला है हमारे क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने बोला है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मतलब मनुष्य के जन्म से, जब तक मनुष्य का जन्म होता है और जब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो है वो जो व्यवहार करता है, उसके जो अपने एक्सपीरियंस होता है उन सबको जो एक्सप्लेन करता है, वो कौन करता है? वो करता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये इनकी शिक्षा मनोविज्ञान की तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई थी। एक दिया हमारे BF स्किनर ने और दूसरी दिया हमारे क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है, या आपस में संबंधित कैसे हैं। इनका संबंध भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली है हमारे BN झा ने। BN झा ने बोला है कि शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार यह किया जाता है इसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने बोला है
कि शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार ये किया जाता है, इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब जो शिक्षा है वो एक आदमी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या करती है, किस प्रकार ये करा जाएगा, इसके लिए अगर हमें ये सब चीज़ें जानना पड़ता है तो हमें साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात बोली, आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारे शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी विधियों की, कि किन किन विधियों के द्वारा जो है हम किसी के थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी जान सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, मेथड हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा निरीक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ देखिए 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है निरीक्षण विधि, दूसरी होती है हमारी प्रयोगात्मक विधि, और तीसरी होती है हमारी विवरणात्मक विधि। यानी कि मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है निरीक्षण, दूसरा होता है प्रयोगात्मक, और तीसरा होता है विवरणात्मक विधि। विवरणात्मक विधि, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ये जो विधियाँ हैं वो ये वही विधियाँ हैं कि किसी का भी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आप कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम निरीक्षण विधि के बारे में। देखिए, निरीक्षण विधि इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ये जो होती है, ये जो विधि ये 2 टाइप, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक होती है हमारी अंतर्दर्शन विधि और दूसरी है हमारी बहिर्दर्शन विधि। ठीक है गाइस, पहली का नाम है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी का नाम है बहिर्दर्शन विधि। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अंतर्दर्शन विधि के बारे में। देखिए, जो अंतर्दर्शन विधि है ये हमारी दी है मैक्स विलियम वुंट ने और टिचनर ने। ठीक है, जो इसके प्रतिपादक हैं, जिन्होंने ये विधि दी है, उनका नाम है मैक्स विलियम वुंट और टिचनर। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार, कभी समझ में ना आए। मैक्स विलियम वुंट और टिचनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, अंतर्दर्शन विधि है क्या। अंतर्दर्शन विधि है अपने मस्तिष्क के द्वारा अपनी ही क्रियाओं का निरीक्षण करना। ये होता है हमारे अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत। मतलब हम अपने ही व्यवहार का, अपने ही बिहेवियर का जब हम निरीक्षण करने लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि। ये भी एक साइकोलॉजी का मेथड है। आप अपने ही व्यवहार का अध्ययन करके अपने मस्तिष्क के द्वारा जब अपना निरीक्षण करेंगे तो उसको बोलेंगे हम अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, ये हमारे दिए मैक्स विलियम वुंट और टिचनर ने। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है अंतर्दर्शन विधि का सूत्र। मस्तिष्क के द्वारा स्वयं का निरीक्षण करना, यही है हमारी अंतर्दर्शन विधि। यानी कि अपने ही बिहेवियर का ऑब्जर्व करना और फिर ऑब्जर्व करना, यही हमारी अंतर्दर्शन विधि है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। और इसका ना एक दोष है, दोष इसका ये है कि ये जो है बच्चों पे अप्लाई नहीं हो सकती, बच्चे जो है ऐसे नहीं कर सकते, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और जो मानसिक रोगी हैं वो भी नहीं कर सकते स्वयं को ऑब्जर्व करके अपने ही व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो ये थी हमारी अंतर्दर्शन विधि, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं मैक्स विलियम वुंट और टिचनर,
और इसका सूत्र है मस्तिष्क के द्वारा स्वयं का निरीक्षण करना, और इसका दोष है बच्चों पर लागू नहीं होती और जो मानसिक रोगी हैं वो भी इसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं निरीक्षण विधि के दूसरे पार्ट की, यानी कि बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जो दी है ये हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन ने दिया। ये हमारी विधि दी है जे.बी. वॉटसन ने। इनका नाम मैंने पहले आपको बता दिया है, जॉन ब्रैडस वॉटसन। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन है। देखिए बहिर्दर्शन विधि में होता क्या है, बहिर्दर्शन विधि में आप किसी के व्यवहार का अवलोकन करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसके व्यवहार का आप अवलोकन करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ये होती है हमारी बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, मतलब किसी के भी व्यवहार को ऑब्जर्व करके उसका निष्कर्ष निकालना, वो है बहिर्दर्शन विधि। किसी के व्यवहार से मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वो गुस्सा किस टाइप से कर रहा है, किस बात पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी हरकतें क्या हैं, जब उसे गुस्सा आता है तो वो क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो ये काम हम करेंगे उसे देख के। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये सब आएगा हमारा बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत। मतलब किसी के भी व्यवहार जो हमें असामान्य लग रहा है, उसको ऑब्जर्व करना, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या रिएक्शन देता है, क्या बोलता है, वो सब जो करना आएगा वो आएगा हमारे बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी हमारी बहिर्दर्शन विधि। इसमें या आप छोटे बच्चों पे भी लागू कर सकते हैं। आप क्योंकि छोटे बच्चों को कोई दूसरा ही ऑब्जर्व करेगा। कोई मानसिक रोगी है आप उस पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसे भी कोई दूसरा ही ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इसका जो एक दोष है वो ये है, आप पूर्व व्यवहार का पता नहीं लगा सकते। पूर्व व्यवहार, ठीक है, पूर्व व्यवहार का मतलब है, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमने उसका आज का जो व्यवहार है, आज से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा कि वो क्या एक्टिविटी करता है, उसको गुस्सा किस बात पे आता है। लेकिन वो पहले क्या कर रहा था, हमारे ऑब्जर्व करने से जो पहले का टाइम था उसमें उसने क्या क्या करा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके साथ, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका जो एक दोष है वो यही है, इसमें पूर्व व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता। और वैसे अगर पूछा जाए इसके जो गुण हैं, ये पूर्णतः वैध है, विश्वसनीय है। ठीक है, पूर्ण रूप से वैध है, मतलब अपनी जो इसकी एक सीमा है वो खरी उतरती है, इस पर विश्वास भी किया जा सकता है, विश्वसनीय भी है। ठीक है, बस इसका एक यही है कि आप इसमें पूर्व के व्यवहार का पता नहीं लगा सकते। तो ये थी हमारी निरीक्षण विधि के दो पार्ट, एक था अंतर्दर्शन और दूसरा था बहिर्दर्शन। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके मतलब इसको समझ तो लिया ही, बस इसके मनोवैज्ञानिक जो थे जिन्होंने इसको दिया उसको उनका नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, ये थी हमारी विधियाँ। अंतर्दर्शन विधि में जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि में अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि जो है वो दो प्रकार की विधियाँ आती हैं। देखिए जो बहिर्दर्शन विधि है इसको परावलोकन भी बोलते हैं, परावलोकन विधि। ठीक है, इसका दूसरा नाम है परावलोकन विधि। और जो अंतर्दर्शन विधि है जो मैंने आपको पहले बताया है उसको बोलते हैं हम आत्मगम विधि। इसका भी एक दूसरा नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बहिर्दर्शन विधि का दूसरा नाम है परावलोकन विधि और आत्मगम विधि का दूसरा नाम है अंतर्दर्शन विधि का दूसरा नाम है आत्मगम विधि। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम है। अब हम कल पढ़ेंगे दूसरी विधियाँ जो कि प्रयोगात्मक विधि है, विवरणात्मक विधि है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। चलिए अब कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।